आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है कृषि, के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले इस चैप्टर का एक लेक्चर जा चुका है, तो आप उसे पहले देखें, इसके बाद इसे देखें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अखाद्य फसल। अखाद्य फसल उसे कहते हैं जिसे खाने के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य गैर कार्यों में, जैसे कि कारखानों में कच्चे माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है, उसकी कृषि या उसकी फसल जो है अखाद्य फसल कहलाता है। अखाद्य फसल में आता है रबड़ की बात करें तो इसके लिए जलवायु का तापमान जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, और इसके उत्पादन करने के लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। और जलवायु की बात करें तो जलवायु जो होता है वो इसके मिट्टी में नमी आने की गीलापन होना चाहिए, और जलवायु आर्द्र होना चाहिए। रबड़ को उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे रबड़ का उत्पादन किया जाता है। संसार में भारत का रबड़ उत्पादन करने में 5वां स्थान आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जैसे कि कपास, जूट और रेशम, ये तीनों जो फसल है वो भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास और जूट जो होती हैं वो मिट्टी में उगाई जाती है, जबकि प्राकृतिक रेशम जो होता है वो मुलबेरी पत्ते पर पलने वाले एक कीड़े होते हैं, जिसका अंतिम रूप कोकून होता है, और उस कोकून के माध्यम से रेशेदार फसलों में से रेशम को निकाला जाता है। कपास की बात करें तो कपास जो होता है सूती कपड़ों के उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सूती कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। भारत का जो है विश्व में 3य स्थान है कपास उत्पादन में। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। इसके लिए जलवायु लगातार हल्की वर्षा होनी चाहिए, उच्च तापमान और कम से कम 210 दिन तक पाला रहित आने की शीत ना गिरे, इस प्रकार का मौसम और खिली गुनगुना धूप होना चाहिए कपास के लिए। कपास जो है वो एक खरीफ फसल है। प्रमुख क्षेत्र देखें भारत में तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो है भारत में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, राज्य हैं। आगे प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक और संस्था भारत के बारे में देखते हैं। भारत की तकनीक और संस्था के बारे में तो भारत की बात किया जाए तो किसान अभी भी भारत में खेती बाड़ी करने के लिए मानसून ऋतु पर निर्भर होते हैं। आने की वो जो है अगर मानसून ऋतु में वर्षा हुई तो उसके फसल होते हैं, और नहीं तो उसके फसल नहीं होते हैं। साथ ही साथ अभी भी किसान लोग जो है वो भूमि के प्राकृतिक उर्वरता, आने की भूमि के जो प्राकृतिक रूप से उपजाऊपन की क्षमता होती है उस पर भी निर्भर रहते हैं। इस गंभीर समस्या को गंभीर रूप से तकनीक और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भूमि सुधार करने की मुख्य योजना बनाई गई थी। यहाँ पंचवर्षीय योजना का मतलब ये है कि अगर कोई सरकार बनाती है तो वो 5 साल में क्या क्या कार्य करने वाले हैं, उस सारे योजना को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। इस पंचवर्षीय योजना के जगह पे 2016 के बाद नीति आयोग भारत में चलाया जाता है, तो पंचवर्षीय योजना 2016 से पहले चलाया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार जो है सो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था। उसके साथ साथ 1960 से लेकर के 1970 के दशकों के बीच जो है तकनीक और विकास के आधार पर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जो कि कृषि सुधार योजना था, उसको लाया गया। लेकिन ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया, यह पूरे भारत में नहीं फैल सका, और इसलिए 1980 से 1990 के बीच जो है व्यापक यानी पूरे भारत में भूमि विकास कार्यक्रम को आरंभ किया गया, जो कि तकनीक और संस्था सुधार पर आधारित था। इस भूमि विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण काम देखा जाए तो इसमें किया गया था कि
अगर किसी किसान के फसल सूखा, चक्रवात, बाढ़ या आग या बीमारी, किसी फसल के बीमारी होने के कारण अगर फसल नष्ट हो जाता है तो उसे सरकार बीमा का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि उस फसल का हर्जाना सरकार के द्वारा दिया जाएगा पैसे के रूप में। साथ ही साथ किसानों को अच्छी फसल, अच्छे बीज खरीदने के लिए, अच्छे उर्वरक खरीदने के लिए कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी, जो अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ अगर किसान को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत दुर्घटना का सामना करना पड़े तो उसके लिए भी बीमा का योजना किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, साथ ही आकाशवाणी यानी रेडियो पर और टीवी पर किसानों के लिए मौसम और कृषि से संबंधित जानकारियाँ लाया जाता है। सरकार द्वारा न्यूनतम सहायता मूल्य, साथ ही किसानों को बीज खरीदने के लिए, अच्छे उर्वरक खरीदने के लिए, किसान जब फसल बोते हैं तो उस समय उसे कुछ सहायक मूल्य जो प्रदान किया जाता है, और उसके फसल उपजने के बाद उसके लिए कुछ खरीद मूल्यों की घोषणा की जाती है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की हानि ना उठाने पड़े उस मूल्य पर। अब देखते हैं कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान रहा है। तो कृषि की बात करें तो भारतीय जो है अर्थव्यवस्था, वो रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो कृषि को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है कृषि है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये है कि पूरे राष्ट्र के लोगों के आय को जोड़ दिया जाए तो उसे जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है निरंतर घटते जा रहा है, यानी कि निरंतर जो है लगातार जो है सो इसका योगदान घटते जा रहा है। साथ ही 2001 में देश के लगभग 63% जनसंख्या को ये रोज़गार प्रदान कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ अभी जो है सो लगातार घटते जा रहा है। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि 2011 में 10 साल में 54% जनसंख्या को रोज़गार मिल रहा था, यानी कि 9% जनसंख्या के रोज़गार की कमी हुई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह प्रारूप गंभीर चिंता का विषय है। घटते प्रारूप जो आ रहे हैं वो गंभीर चिंता की विषय है, क्योंकि कृषि में गिरावट से अन्य क्षेत्र के जो है अर्थशास्त्र उसमें भी गिरावट आएगा। देखिए यहाँ पे कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है। अगर इसमें कच्चे माल के रूप में उत्पादन होता है तभी तो द्वितीय क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में किसी चीज़ का उत्पादन हो पाएगा उस कच्चे माल को उपयोग करके। तो अगर कृषि में गिरावट आए तो अन्य क्षेत्र में भी तो गिरावट आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि जो है एक महत्वपूर्ण घटक है विकास के लिए, और इन सारे कारकों के समाधान करने के लिए सरकार जो है इसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा तथा प्रजनन केंद्र और मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में विकास किया गया है, इन सारे कारकों के समाधान करने के लिए। अब देखते हैं भारत के पूरे राष्ट्र में खाद्य यानी कि खाने के अनाज की सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य ये है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को न्यूनतम पोषण स्तर वाले भोजन प्रदान किया जाए, ताकि उस व्यक्ति को न्यूनतम पोषण मिल सके। इस प्रकार के भोजन उसे प्राप्त किया जाए जो गरीब तबके के लोग हैं। इसके लिए सामान्य लोगों के, जो कम आय वाले लोग हैं, उस लोगों के खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्ध कराना इस अधिनियम का जो है सो कार्य है। और कृषि, साथ ही साथ कृषि उत्पादन जो खाद्यान्न होते हैं, खाने वाले अनाज होते हैं, उसमें किस प्रकार वृद्धि किया जाए, साथ ही साथ उस उत्पादन को किस प्रकार संचित करके रखा जाए, इसका भी अधिकार जो है अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का है। इसलिए अनाज की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना भी इसका काम है। मतलब कि उत्पादन होने के बाद, फसल होने के बाद उस फसल पर कितने मूल्य लगाया जाए, ताकि किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और वह जो है सो सरकार के लिए
उस अनाज को दे दे और वह जो है सो उसे भंडारित करे, तो इसलिए जो है सो समर्थन मूल्य को निर्धारित किया जाता है, घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके यानी इस अधिनियम के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो पहला हो गया बफर स्टॉक और दूसरा हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो ये जो है संचित खाद्यान्नों, जो भंडारित खाने का अनाज होता है, उसे जन कल्याण के लिए किस प्रकार वितरण किया जाए, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है कौन? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक की बात किया जाए तो यह जो है सो भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, का मदद करता है बफर स्टॉक। तो चलिए FCI के बारे में देख लेते हैं। अगर FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो यह जो है खाद्यान्नों को उपलब्ध करा के भंडार की व्यवस्था करता है। इसके लिए वह जो है सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य पर किसानों से खाने वाले अनाज को खरीद करके भंडार के रूप में बनाता है कौन? भारतीय खाद्य निगम। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उपभोक्ता यानी इसके अधिनियम का जो लाभकारी कौन है, इसके लाभ कौन लेते हैं, तो इसके दो उपभोक्ता है, इसके दो उपयोगी हैं। पहला हो गया वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसे BPL भी कहा जाता है, BPL कार्ड दिया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन्स। और दूसरा वे लोग जो गरीबी रेखा से जस्ट ऊपर हैं, APL एबव पॉवर्टी लाइन्स। इन सारे लोगों को जो है सो इस अधिनियम का लाभ मिलता है। प्रत्येक वर्ग के लिए यानी BPL के लिए और APL के लिए, दोनों के लिए जो कीमतें होती है वो अलग अलग होती हैं। BPL के लिए कुछ कीमतें कम और APL के लिए कुछ कीमतें जो है सो BPL से अधिक होती हैं उस खाद्यान्न यानी खाने के अनाज को खरीदने के लिए। अब देखते हैं खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में कमी का कारण भारत में जो है कुछ वर्षों से यह दर्ज किया गया है कि खाने वाले जो अनाज हैं उसकी फसल में उत्पादन करने की कमी आई है। जिसका क्या कारण है उसके बारे में देखते हैं। तो खाद्य फसलों के स्थान पर तिलहन, कपास और औद्योगिक फसलें, जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की फसलें जो है सो खाने के फसलों के स्थान पर बोया जाने लगा है। साथ ही निवल बोई गए भूमि क्षेत्र में कमी आई है। जैसे कि निवल बोई गई क्षेत्र उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में एक वर्ष में एक बार से अधिक बार जो है उसमें फसल बोई जाए तो उसे निवल बोई गई क्षेत्र या शुद्ध बोई गई क्षेत्र बोला जाता है। तो चूंकि इस प्रकार के जो औद्योगिक फसल होते हैं, तिलहन, कपास, तो इस प्रकार के फसल में अधिक समय लगता है और एक भूमि क्षेत्र पर एक बार से अधिक बार जो है सो उसमें फसल को बोया नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार जो है सो निवल बोई गई क्षेत्र में क्या होती है? कमी होती है। अब जो है सो भूमि को आवास के रूप में अधिक उपयोग किया जाने लगा है घर बनाने के लिए। साथ ही साथ गैर कृषि भूमि उपयोग में भी बढ़ोतरी आई है, जैसे कि कारखाने लगाना, स्कूल लगाना, विश्वविद्यालय लगाना, इस सारे काम को जो है सो अधिक रूप में इस सारे काम के लिए अधिक रूप में जो है सो भूमि को उपयोग किया जाने लगा है, जिससे भूमि का जो है सो कमी हुई है और कृषि जो है सो खाद्यान्न फसलों के लिए कम भूमि उपयोग में आ रहा है। साथ ही अधिक मात्रा में भूमि पर फसल उगाने के लिए उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग करने से मिट्टी का निम्नीकरण हो चुका है, यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आ गई है। जल की कमी, ये जाहिर सी बात है, और यह सक्षम जल प्रबंधन, यानी कि अगर फसल के लिए समुद्र के जल को उपयोग किया जाए तो उस मिट्टी में जो है सो लवणता का मात्रा आ जाता है, खारेपन की मात्रा आ जाता है, जिसके कारण जो है सो उसके उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाढ़ आने से फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। तो आठवां कारण हम देखते हैं कि बाज़ार के अभाव के कारण जो है कि किसान जो है जो फसल उगाए उस फसल को अच्छे पैसों पर वह किस बाज़ार में बेचे, इस बाज़ार के अभाव के कारण भी किसान जो है सो हितोत्साहित हो रहे हैं, आने के उत्साह उसे नहीं मिल रहा है फसल उत्पादन करने के लिए। इस कारक का निष्कर्ष कैसे हो, यह खाद्यान्न फसलों की जो अधिक मात्रा में उत्पादन हो रही है इसे कैसे रोका जाए, तो इसके लिए सरकार को उचित कृषि अवसंरचना के तहत जो है कम दर पर किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
और किसानों को नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही जिन क्षेत्र में चावल और गेहूं, उसके अलावा उस क्षेत्र में उगने वाले सभी खाद्य फसलों को, जो उस क्षेत्र में चावल और गेहूं के अलावा अच्छे प्रकार से जो खाद्य फसल उगे, उसी को उत्पादित करने के लिए जोर देना चाहिए। सिंचाई की सुविधा और विद्युत की उपलब्धि बढ़ाना चाहिए। 5वां देखें तो व्यापार को बंधन से मुक्त करानी चाहिए, ताकि जो है सो किसान लोग अपने फसल को जो है सो अच्छे प्रकार से व्यापार मुक्त होकर के उसे बेच सके। इससे काफ़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे। अब देखते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा आने की, विश्व स्तर पर जो स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुएं हैं उसे विश्व स्तर पर पूरे विश्व में जो है सो आयात और निर्यात किया जाए, तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण जो है वो तो कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है 19वीं शताब्दी से ही, जब ब्रिटिश लोग भारत में राज कर रहे थे, उसी समय से ही, उससे पहले से भी भारतीय मसाले जो है विश्व के लिए निर्यात किया जाता था, यानी विश्व में जो है भेजा जाता था। तो अगर इसका उदाहरण देखें तो बिहार में एक चंपारण नामक का जिला है, जिसमें 1917 में चंपारण नामक आंदोलन हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो यह बोल रहे थे उस क्षेत्र में कि यहाँ के लोग केवल नील की खेती करें, और उन लोग जो है चंपारण के लोग जो थे वो चाहते थे कि हमें खाने वाले अनाज की खेती करनी चाहिए ताकि हमारा भरण पोषण हो। तो इस दबाव के कारण जो है सो लोग आंदोलित हो चुके थे, आंदोलन कर चुके थे। तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि उस समय भी जो है सो वैश्वीकरण का चीज़ था। अब देखते हैं 1990 के बाद भारतीय कृषि के सामने, आतों भारतीय किसानों के सामने वैश्वीकरण के तहत क्या समस्या आने लगी, क्या चुनौतियां आने लगी। तो चावल, चाय, कॉफ़ी, कपास, मसाले, इन सारे फसलों के मुख्य उत्पादक भारत होने के बावजूद भी विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में यह समर्थ रहते हैं, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ उन देशों में इस प्रकार के कृषि को करने के लिए नई और विकसित तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो कि भारत में इस प्रकार की बात नहीं है, और इसलिए भारत जो है दूसरे देश से कंपटीशन करने में, प्रतिस्पर्धा करने में यह समर्थ हो जाते हैं। अभी तो निष्कर्ष, यानी वैश्वीकरण की इस स्थिति का क्या निष्कर्ष निकले, तो इसके लिए सरकार को जो है सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार लानी चाहिए। आने की भारत में देखा जाए तो बड़े किसान कम और छोटे किसान अधिक हैं। तो अगर छोटे किसान की स्थिति में सुधार लाया जाए तो हमें जो है सो फसल की उत्पादकता में अधिक मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो हमें जो है सो छोटे किसानों की स्थिति में सुधार लानी चाहिए। और जो घटते आकार हैं जोतों का, जैसे कि हमारे भाई, उसके बेटे, वो जो है सो उस ज़मीन को टुकड़ा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ज़मीन का टुकड़ा जो है सो छोटा जाता है, और इस छोटेपन को भी रोकना चाहिए। किसानों को, भारत के किसानों को सस्यावर्तन यानी फसल के नियम के अनुसार जो है सो फसल को बोना चाहिए। किस ऋतु में किस प्रकार की फसल लगाया जाए, इसकी ध्यान जो है सो किसानों को रखना चाहिए। भारत में विभिन्न प्रकार के कीमती फसलें उगाकर जलवायु विविधता का उपयोग किया जाना चाहिए। आने की भारत में देखा जाए तो एक क्षेत्र में किसी दूसरे प्रकार की जलवायु, दूसरे क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार की जलवायु, किसी अन्य प्रकार की मिट्टी उपलब्ध है। तो इस विभिन्नता को जो है सो एक हथियार के रूप में उपयोग करके उस क्षेत्र में होने वाले, उस मिट्टी में होने वाले कीमती फसल उगानी चाहिए। साथ ही साथ कीमती, कम सिंचाई और कम समय लेने वाले फसल, जैसे कि औषधीय पौधा, जिससे दवाई बनने वाला पौधा हो गया, फूल हो गया, सब्जियां हो गया, ये कीमती भी है, कम सिंचाई इसमें लगती है और कम समय भी लगती है। तो इस प्रकार के फसल को भी उगानी चाहिए भारत के किसानों के द्वारा। तो इस प्रकार जो है सो हम वैश्वीकरण यानी विश्व से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं। थैंक यू।